बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे, शर्जील नामे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो दौरा हुआ, जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में जो कराची की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो दौरा हुआ, जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है। वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन बात जहां तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है तो एमक्यू बहुतान तरह से यहाँ छोड़ दें। मैंने तो बिल्कुल सिंपल बात बता दी, ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था, उस चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं, ना आप में से किसी ने पढ़ा और ये चीज़ नहीं। तो अब ये बैठ के ये ठीक है, उनको किसी हौसला है किसी फट तो पर एमक्यूम तो वोटों में भी साथ थी, तो मैं इससे ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की बात है, 27वीं अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, आप पहले मैंने बताया कि जी चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्टांस रखा, ये मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट तो उसमें था ही नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें कबूल नहीं की वो नहीं की। पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सीईसी की मीटिंग में जो बातें रखी हैं उसमें जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसको अकेली पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, उस वक्त की PMLN की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारी पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीज़ों पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे 18वीं तरमीम के उस पर, या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या NFC अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशंस थे, हमने उसको नहीं एग्री किया। यही डेमोक्रेसी होती है, ये पॉलिटिक्स होती है कि जी आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, हमारे ख्यालात अलग हो सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते। जिस पे हमने एग्री किया उसका कुछ छुप के नहीं, चेयरमैन साहब ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि जी मैं पहले दिन कहा कि जी मैं बातचीत हमारी हुई है, कुछ पॉइंट पर हम एग्री हुए हैं, दूसरे दिन आके फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ पॉइंटों पर एग्री हुआ हूँ। तो 2 दिन तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा कि किस किस चीज़ में हम एग्री हैं, किस किस चीज़ में हम एग्री नहीं हैं। तो ये कहीं से ढिका छुपा नहीं। यस, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक बराबरी है, आज हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। माजी में जब बराबरी नहीं होती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थी, तब सबसे बड़े में बड़ा जो इसका निशाना बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बनी। इसी जुडिशल एक्टिविज्म का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ, जिसमें इस मुल्क के कौमी हीरो को, इस मुल्क के सबसे बड़े में बड़े लीडर को, जिसका विजन आज दिन तक इस तरह का विजन किसी और लीडर में नहीं था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया, जो आज दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से हमारे वतन की तरफ देख नहीं सकता, उसको जिस तरीके से इसी जुडिशल एक्टिविज्म या आमराना साजिश में अगर जुडिशरी उसका पार्ट बनी या उसकी सहूलतकार बनी, तो उस वक्त अदालतों में बराबरी नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी जमात है, जिसने भी उसको वोट किया, वो ये कह सकते हैं कि जी हमने ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें जहाँ पे हर सूबे का बराबरी का हिस्सा है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म का तो हम बने शिकार। उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई। जब मोहतरमा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई, दोनों दफ़ा मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिज़ोल्व की गई, वो गए कोर्ट में, उनको इंसाफ मिल गया।
तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जब इफ्तिखार चौधरी के बारे में एक सवाल हुआ, फिर उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि हम तो चलें अदालत की अदलिया की बहाली चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मिसालें दी शहरों के नाम लेकर कि फलां शहर को इंसाफ नहीं मिलता और फलां शहर को जो है उसके लिए कानून दूसरा। ये मोहतरमा के अपने अल्फाजात थे, हमारी लीडर के अपने अल्फाजात थे। तो ये एहसास महरूमियाँ थी। और मैं आज भी बताऊं कि अदालत की और आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुहाफिज वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। इसके बावजूद कि पीपुल्स पार्टी से सबसे ज्यादा जो है जुल्म सहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी कॉन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर कॉन्विक्शन के अगर वो 11 साल जेल में रहे तो वो उसी अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था तभी रहे वो जेल में। तो इससे बड़ा शिकार और कौन सी पार्टी रही होगी। उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि चंद लोगों ने जुडिशरी का काबिल हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है। आज मैं पर्सनली कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पे बात बताऊँ, मुझे अफसोस हुआ कि जस्टिस अतर मुनल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर शाह साहब का इस्तीफ़ा आया। मैं ज़ाती तौर पे जस्टिस अतर मुनल्ला साहब का और उनका मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे जजेस में मैं उनका शुमार था। मैं पर्सनली तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन हमारे अदालतों ने, हमारे इस मुल्क ने इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस भी देखे हैं जिसने जुडिशरी को बदनाम करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनको कानून को वो एक मजाक समझते थे। हमारी जुडिशरी ने साकिब निसार जैसे शख्स भी देखे हैं जिनको कानून का पता होने के बावजूद, क्योंकि कुछ जजेस सबके लिए काफ़ी एहतराम है, कुछ जज साहबान को मैं समझता हूँ कानून ज़्यादा पता होगा, किनको कम पता था। साकिब निसार साहब वो थे जिनको कानून सबसे ज़्यादा पता था। एक कॉम्पिटेंट जज थे, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब उनकी वो कहते हैं कि अकल खिसकी तो उन्होंने जानबूझ, कुछ लोग तो भाई ऐसा फैसला कर देते उनको पता ही नहीं कानून क्या है ना, कानून कम पड़ा तो जो फैसला उसके जहन में आया। साकिब निसार साहब वो जज थे जिनको कानून का पता होने के बावजूद उनको पता होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो एक जुडिशल कू था साकिब निसार का। जुडिशल कू की सरबराही साकिब निसार कर रहे थे। और जिस तरीके से कानून की फिर धज्जियां उड़ाई हैं, कभी डैम फंड के नाम पर, तो तुम्हारा काम था डैम फंड बनाने का, तो क्या तुम्हारे पास जो हजारों की तादाद में मुकदमे आपके पास अदालतों में मौजूद थे, आपका काम है कि उनको निपटाओ कि आप कोर्ट जा रहे हो, कचहरियां जा रहे हो, जेलें जा रहे हो, हॉस्पिटल्स जा रहे हो, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हो, अपने खुद दामादों के चक्कर में आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बैन कर रहे हो। आपने की वजह से पंजाब की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल लाइफ टाइम के लिए बंद हो गई। आपने जिस तरीके से फिर आप पीटीआई के और इमरान खान के पैरोकार बने, जिस तरीके से साकिब निसार पीटीआई और इमरान खान के पैरोकार बने, वो किससे छुपी हुई बात है कि बैठ के जो है कभी शेख रशीद के साथ हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, कभी अपने चैम्बर में पीटीआई के सरबराह को बुला रहे हैं, फिर अपने बेटे को बुला रहे हैं साथ में, वहां पे तस्वीरें निकल रही हैं। क्या क्या इस शख्स ने नहीं किया। बस ये जुडिशरी में कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इनको हमने इनके टेन्योर के बाद जो प्रोसिक्यूट करना था फेडरल गवर्नमेंट को, वो काम था। इनको मिसकॉन्डक्ट के इनके ऊपर जुडिशल कमीशन पे केसेस मुकदमे चलने चाहिए थे, ताकि आइंदा कोई भी शख्स वो काम ना करे जिससे जो है जो आइन और कानून से बालातर हो। आइन एक मुकद्दस किताब है, आइन एक हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आइन पाकिस्तान के तहत हमने तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि साकिब निसार साहब आए, फिर उसके बाद वो एक बंदियाल साहब आ गए जिन्होंने कह दिया जी गुड टू सी यू। अब कौन से अक्यूज को कोर्ट में देखे कहा जाता है कि जी गुड टू सी यू। यहाँ हमने बंदियाल साहब वाले इंसाफ भी देखे। फिर जो पीटीआई के दौर में इलीगल तरीके से गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई, आज दिन तक किसी हुकूमत ने कोई उस पर किसी आर्टिकल का सोचा है? कहीं पे बहस हुआ है? कोई रिसेंटली कोई सीरियस डिबेट हुई है कि यार एक शख्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो झूठे साइफर का बहाना करके असेंबली को डिसॉल्व कर दे? चलो असेंबली तो बहाल हो गई, लेकिन क्या वो काम आईनी था? क्या वो काम आईनी था या नहीं था? अगर नहीं था तो वो आइन तोड़ा गया। अगर आइन तोड़ा गया तो उसके लिए कानून, पाकिस्तान के कानून में क्या सजा है, हम उसके पीछे तो हम गए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी, तो अदालतों का निहायती एहतराम, तमाम जज हजरात का निहायती एहतराम,
और मैं समझता हूं कि हमें अब माजी की इन चीज़ों से हटकर अब आगे की तरफ चलें। जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हुई हैं, जो 27 अमेंडमेंट के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जल्दी मिले, इंसाफ सबको बराबर मिले, और जो है ये किसी की मतलब पॉलिटिकली जो उसकी जो पहले ज़ेर असर थी जो चीज़ें, जिस तरीके में कहा कि साकिब निसार का दौर था, बंदियाल साहब का दौर था, इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों का जो दौर था, जो कि पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की तरह के नाम पर इनके नाम लिखे जाएंगे। ये पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ नहीं हैं। जिस तरह आज हम कुछ लोगों को एज ए डिक्टेटर याद करते हैं, तो ये तीनों भी डिक्टेटर, जुडिशल डिक्टेटर थे। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी मसाइल हुए हैं। तो हमने ये कहा कि हमने हमें जब वो चीज़ की जो कि आइन और कानून के दायरे में हों। मैं एक और चीज़ पे इसमें कहूँगा कि जी, पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियर स्टांस अपना रखा। पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने जो शिकें उनको, जो पूरी सीसी को मंजूर थी, उसको उन्होंने मंजूर किया। जिन जिन चीज़ों पे सीसी को एतराज़ात थे, शक्को शुबात थे, उनको कहा कि इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, या इसको ये हमें मंजूर नहीं है, तो उसको उस पर कानून साजी हुई। लेकिन जिस तरीके से एक दफ़ा फिर उन्होंने आज झूठ का पलंदा बनाया, वो चेयरमैन साहब का ट्वीट दोबारा पढ़ ले, उसमें उस चीज़ का तज़किरा था ही नहीं। अब मैं एक गुजारिश करूँगा पहले नासिर शाह साहब से कि वो अपनी बात कर ले पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि कल भी हमने विज़िट किया शहर का, और जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए, और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं, जो चेयरमैन साहब का विज़न है, और उसके तहत, लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं, बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए, तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की चलते इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। तो आप इसको क्या समझ रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी एमक्यूएम देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी एमक्यूएम शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असम्बली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है। ये वो चाहते पता है क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको एमक्यूएम की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। अकरम के पास जो है शाजी साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की आप तारीफ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वही है जिसका सीओडी में जिक्र है? क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जब सीओडी पर दस्तखत किए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की वो तारीफ कर रहे थे, कि उसमें यही था कि उसका पहला चीफ जस्टिस जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म तैनात करेगा? क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिक्र किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात लेकर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दिए जाएंगे? ये वही? अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोग जो ना तकरीर सुन के जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, मादत का। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ गलत है? आप ये देखें कि पहली दफ़ा ऐसी कोर्ट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसमें हर सूबे को बराबरी की बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी मिल रही है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम सूबों का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बराबरी की बुनियाद पर पहली मरतबा ये सारी चीज़ें। और वज़ीर आज़म क्या होता है? क्या आप बोलते वज़ीर आज़म की तैनाती? भाईजान, वज़ीर आज़म इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है।
और वो वज़ीर आज़म कौन होता है? जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको अवाम की पजीराई होती है। तो आप ये चाहते हैं कि जी, मतलब मैं ज़्यादा इसमें जाना चाहूँगा कि कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। देखिए जी, हर इदारे को अकाउंटेबल होना है। मादर पिदर आज़ाद कोई इदारा नहीं होना चाहिए। हर एक, मतलब आपको ये भी देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कभी किसी जुडिशियल एक्सपेंसेस की बात हुई थी, शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम अपने ऑडिट नहीं कराएंगे। भाई क्यों नहीं कराओगे यार? सरकार के पैसों से, टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आप हम ऑडिट नहीं कराएंगे, क्यों भाई? देयर इज नो होली काउ। तो जो निज़ाम सबके लिए होगा वही निज़ाम इनके लिए भी होगा। जी हाँ, वफाकी वज़ीर मुस्तफा कमाल साहब ये कहते थे कि जो इस वक्त एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी वो राह के एजेंट हैं, आजकल वो भी वफाकी वज़ीर हैं। तो आप मुस्तफा कमाल अब क्योंकि उनकी जमात के सरबराह राह के एजेंट हैं, तो इनके नज़रिए को इन दोनों वफाकी वज़ीर जो एक इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई राह के एजेंट हैं, तो क्या राह के एजेंटों को वफाकी काबीना में मौका मिल जाता है? देखिए, वो एमक्यूएम की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस पर शाह साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनाब, कि मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भले कह दिया हो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, मैं नहीं समझता। ठीक है, उस वक्त उनके वो होंगे जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता थी कि वो एजेंट थे। नहीं, मैं वो दोहराऊंगा भी नहीं। हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर के लिए, ऐसी चीज़ फेडरल मिनिस्टर के लिए भी हम लोग बड़े एहतियात से काम लेते हैं। एमक्यूएम जो है ना, उसको मैंने देखी आदत कि उनको बिल्कुल वो बस परवाह नहीं है, इसको गाली दे दो, उसको दे दो, उसके लिए बुरा भला बोल दो, ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर दो। नहीं, हम ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी एहतराम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए भी एहतराम है, और मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि हम बयानों में एहतियात करें। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, सिंध हम सबका सूबा है। सिंध ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। नफ़रत अंगेज़ बातें, तासुब अंगेज़ बातें ना करें। आपके मुल्क में और वैसे ही बहुत सारे आपके पास उस वक्त बॉर्डर्स पे इधर उधर टेंशन चल रहे हैं। इस वक्त हम अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हम सबको एक करने की बातें करें। डिवाइड और तकसीम की पॉलिटिक्स अल्ताफ़ हुसैन ने भी की। आज आपने देखिए अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या असर हुआ है। इसी तरीके से उसके जो फॉलोवर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, आज भी वो अगर अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे और सूबों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये फजूल बातें हैं, इसको इनकी कोई हैसियत या कोई वो नहीं है। मंजर उसके बाद कामना पे अगर आपकी हुकूमत आई तो बदियाल साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे? क्या आपसे सवाल है? और शाह साहब आपसे दरख्वास्त है, एक अंडर बाईपास करीमाबाद का वो जल्दी मुकम्मल करवा दें, और 380 से गुरुमंदिर जाने और आने वाली सड़क लाखों लोग गुजरते हुए आप बनवा दें। अच्छा जी, आपने पहले अंडरपास बताएंगे। अंडरपास पे कल भी हम गए, उसको बहुत एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी बनेंगी। बाकी उससे लोगों को तकलीफ है, उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन कल भी हम लोग गए, मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। बहुत जल्द आपको अंडरपास भी बना देंगे और वो रोड भी इंशाल्लाह शुरू। अच्छा, दूसरी बात आपने कही ना कि जी मुकदमा के, मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में, और कि अगर कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको उसका जो भी उसका डिपार्टमेंट एक्शन लेना वो जरूर ले। अगर मेरी बात छोड़ना, अगर कहें हर कोई समझता है कि इफ्तिखार चौधरी ने गलत किया, जुडिशल एक्टिविज्म किया, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके रिक्विडिक के जो फैसले थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो तो फिर अल्लाह ताला ने बचाया, फिर आपकी सफारतकारी काम में आई, वरना आपका दिवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इफ्तिखार चौधरी माइंडसेट की। फिर साकिब निसार जैसे लोगों ने, जिन्होंने एक आलाकार बन गए, एक यूनिट इंचार्ज बन के काम कर रहे थे पीटीआई के साकिब निसार, उससे मैं लफ्ज़ और क्या बोलूँ उसको, और जिस तरीके से उसने मतलब अपने मुखालफों को चुन चुन के रिडिक्यूल किया, उनके खिलाफ एक कैंपेनें चलाई, और फिर जो उस इलेक्शन में जिस तरह धांधलियाँ हुई और उसमें साकिब निसार जो है वो शरीक जुर्म था, तो इस तरह के लोगों का एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। कामरान साहब, इस बार कल दौरा किया, आपने बताया चीफ मिनिस्टर साहब ने, सुहाइब वज़ीर ने, एक दिन की शराय भुट्टो पर डिले क्यों हुआ है कि आपको पता चला क्योंकि दिसंबर की डेडलाइन दी थी सिंध गवर्नमेंट ने। उसके अलावा ये जो करीमाबाद वाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था
और 4.25 अरब पे पहुंच गया है। तो क्या इस पर भी कोई चीफ मिनिस्टर ने कोई बात कही है? और शाहराह भुट्टो दोनों का बताइए। जी, शाहराह भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आप जेल में जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू ज़रूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज़्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज़ की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज़्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। अरबाब चांडू साहब, उज़्मा बुखारी ने आप पर तनकीद की और उस बात को आप इतना आगे ले गए कि उन्होंने कहा कि वो माफी मांगेगी तब छोड़ेंगे। उज़्मा बुखारी तो बंद हो गई। अब ये कि वही तनकीद आप पर मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है, मुस्तफ़ा कमाल आपकी वहदत की बात भी कर रहा है, वज़ीर आज़म कराची में भी है। आप वज़ीर आज़म को ये नहीं कहेंगे कि अपने वफाकी वज़ीर को समझाएं? इधर तो आप बड़ा बढ़ कर बोल रहे थे, इधर खामोशी लड़नी क्या है? अभी तज्जिया था, पता नहीं ये सवाल था कि मैं अर्ज कर लूँ। मेरे भाई, इशू ये है कि हमने देखा, हमने नरम लहजा रखा हुआ है तनकीद के बावजूद भी। तो हम समझते हैं कि जी अगर MQM की इस वक्त पॉलिटिक्स उसकी है ही, मतलब वो हमें थोड़ा बहुत वो भी आता है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उनकी पॉलिटिक्स जिस पोजीशन में है, हम चाहते हैं वो ग्रो करें, लेकिन इस तरह ग्रो ना करें, गलत बात करके ग्रो ना करें, नफरत अंगेज़ बात करके ग्रो ना करें, लिसानियत की बात करके लोगों को इश्तियाल अंगेज़ें देकर ग्रो ना करें, अच्छे काम करके ग्रो करें। आपने अगर किसी को बीट करना है तो आप अखलाक की मार दें। आप इतने अच्छे काम करें, इतनी अच्छी चीज़ें करें। अब आपके बाद 2-4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप हर वक्त इक़्तिदार में रहें। इमरान खान के दौर में जब बल्दियाती निज़ाम किस तरह चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, तब भी आप इमरान खान के साथ रहें पार्टनर, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ रहें, पीपल्स पार्टी हर दौर में MQM इक़्तिदार में रही है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। कम अप विद द पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स। काजी साहब, आप 27 अमेंडमेंट पे तो खुशी के इज़हार कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन वफाकी वज़रा अब तो 28 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सूबों की बात हो रही है। जो चीज़ें वहाँ रह गई थी 27 में, अब 28 में, तो सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है कि 18th अमेंडमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा ये कर रहे हैं तो आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ वो है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी कह चुके हैं, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से इस 27वीं अमेंडमेंट की जो बहस की शुरुआत हुई, और फिर आपने उनकी मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वफ्द आया प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये नुकात 1 2 3 4 5 6 जितने नुकात थे उन्होंने पूरे A to Z जितनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की, अपने समाजी वेबसाइट की उस पर पोस्ट की, और उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे मुतालबात हो रहे हैं, ये हमसे इस पर ताउन मांगा जा रहा है। फिर उन्होंने, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को करना चाहिए, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, एक नुक्ते पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जिस चीज़ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के बाद उन्होंने कहा जी इन 2-3 चीज़ों पे कंसेंसस हो गया, बाकी चीज़ों पे हमारा कंसेंसस नहीं हुआ है। तो अब आप अगर कोई कह रहे कोई वफाकी वजीर के, मैं वफाकी वजीर की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने चेयरमैन की बात सुनूंगा। जब मैं 28 की बात कर रहा हूँ कि आप कोई वफाकी वजीर कह रहा है अगर आ रही होगी तो वही प्रोसीजर उन्होंने करना होगा। कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब से बातचीत करनी होगी, उसके बाद वही वो उन्होंने प्रोसीजर करना होगा। वो अपनी डेफिनेटली वो कोई भी चीज़, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, वो डिक्टेटर नहीं है कि जो खुद ही फैसले कर लें। अगर हमारी लीडरशिप खुद फैसले करके भी कर लेती तो कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर जो है इस पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमेशा एक पार्टी की मजलिस आमा को जो है उन्होंने एक फौकियत दी है, और उसी के ज़रिए अपने फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी करती है। आखिरी क्वेश्चन कर दें। मुझे नहीं पता उसका जी। हाँ, जब हो गया
देखिए, मफरूज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और वकीलों के लिए भी हमें एहतराम है, हर बरादरी के लिए एहतराम है। बराए मेहरबानी जब चीज़ें आएँ तब उसमें कोई बात करें। थैंक यू वेरी मच। जी जमाली साहब, सिंध के सीनियर वज़रा की जानिब से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी जानिब से कही गई कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। माजी में जो जजेस मौजूद थे जिन्होंने अपने एहतसाब के अमल से हमें रोका, अब ऐसा नहीं होगा। तमाम तर सूबों की मुशावरत के बाद ये आइनी अदालत कायम की गई है, जहाँ पर मुतनासिब तनासुब के जजेस हमने देखे हैं कि वहाँ पर अब मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि वफाकी आइनी अदालत में तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध की तकसीम नामुमकिन है। MQM को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी MQM की बातें हैं, जितने भी मामलात हैं, उसको हम मुस्तरद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।